हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड वी आर गोइंग टू डू C4 साइकिल। नाउ C4 साइकिल बहुत से बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि अलग सी एनाटॉमी दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि दो दो सेल्स में चल रही है। बट मेरी बात मानो, बहुत ही ज्यादा इजी साइकिल है ये। ठीक है, चलिए, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 साइकिल के लिए हमें सबसे पहले जानने की क्या जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है C4 प्लांट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानने की जरूरत है हमें, C4 प्लांट्स के बारे में। अब C4 प्लांट्स के पहले तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप लोग लिख लेंगे। C4 प्लांट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं शुगर केन, सॉर्गम, मेज। ओके, ये सारे एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको ये C4 प्लांट्स के एग्जांपल याद होने चाहिए। उसके बाद ये जो C4 प्लांट्स होते हैं ना, ये थोड़े से स्पेशल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये ऐसी इलाकों में, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। ओके, तो मतलब थोड़े से गर्म इलाकों में ये मिलते हैं। अब गर्म जगहों पर मिलते हैं तो इन्होंने थोड़ी सी अडेप्टेशंस ली हैं, इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा बनाया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना सके। तो हमें वही देखना है कि पहले तो ये अडेप्टेशंस क्या हैं, किस तरह के ये अलग दिखने वाले, मतलब किस तरह से अलग हैं ये। तो इनमें दो चीजें हमें पढ़नी होती है। पहले ही है क्रैन्स एनाटॉमी, पहली क्या है, क्रैन्स एनाटॉमी, एंड दूसरी है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। तो क्रैन्स एनाटॉमी स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स में मिलता है, ओनली प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स। ठीक है, क्रैन्स एनाटॉमी पढ़ लेते हैं एक बारी। इन दीज प्लांट्स मेसोफिल सेल्स क्लस्टर अराउंड द बंडल शीथ सेल्स गिविंग रेथ फॉर्मेशन। रेथ मतलब होता है रिंग टाइप, ओके, सर्कुलर मैनर। इट प्रिवेंट्स photorespiration and forms perfect site for CO2 to be concentrated near rubisco and go under C3 cycle। देखिए, पहले इसकी डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे अंदर ये है हमारा वेस्कुलर बंडल। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के बाहर हमें पता है क्या होते हैं, बंडल शीथ सेल। और बंडल शीथ सेल के बारे में आपको जो बहुत खास बात पता होनी चाहिए कि बंडल शीथ सेल की जो आउटर वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो इम्परवियस होती है गैसेस के लिए। मतलब इन सेल से मतलब जो गैसेस है वो बाहर नहीं आ सकती हैं। तो ये कैसी होती हैं, इम्परवियस टू गैसेस, गैसेस इनके आर पार नहीं जा सकती। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है हमें। नाउ क्रैन्स एनाटॉमी में होता ये है, देखो आमतौर पे क्या होता है, हम लोग मेसोफिल सेल्स दो तरह के पढ़ते हैं, एक तो पेलिसेड और एक स्पॉन्जी। यहां पर दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एक ही तरह के मेसोफिल सेल्स हैं और वो मेसोफिल सेल्स बंडल शीथ के अराउंड रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वो कुछ इस तरह से रिंग फॉर्म करते हैं कि वो कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, मतलब कि एक के अंदर एक, कुछ इस तरह से रिंग फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां पर भी आप देखोगे डायग्राम में अंदर की तरफ क्या है, वैस्कुलर बंडल्स। उसके बाहर ये जो एक लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये है हमारी बंडल शीथ। एंड देन उसके बाहर जो बाद वाले दो लेयर्स बनाए हैं मैंने, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेयर्स क्या हैं, हमारे मेसोफिल सेल्स हैं। तो वही लिखा है यहां पर, इन दीज प्लांट्स मेसोफिल सेल्स क्लस्टर अराउंड, क्लस्टर बना लेते हैं बाहर की तरफ, अराउंड द बंडल शीथ सेल्स गिविंग रेथ फॉर्मेशन। रेथ मतलब रिंग फॉर्मेशन, और रिंग भी स्पेसिफिकली कौन सी, कंसेंट्रिक रिंग्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके बारे में क्या लिखी हुई है यहाँ पे, इट प्रिवेंट्स फोटो रेस्पिरेशन एंड फॉर्म्स अ परफेक्ट साइट फॉर CO2 बी कंसेंट्रेटेड। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। जब हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है प्लांट्स पे तो क्या होता है ना, प्लांट्स उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए साइकिल चलाते हैं, पर वो आमतौर पे वेस्टफुल होती है क्योंकि उसमें एक तो एनर्जी निकल रही होती है, CO2 का कुछ हो नहीं रहा होता, CO2 हमारा वहां पर वेस्ट होता है, ऊपर से जो प्लांट्स ने फिक्स किया हुआ होता है, थोड़ा बहुत जमा कर रखा होता है, वो भी निकल जाता है।
ठीक है, तो एकदम वेस्टफुल प्रोसेस होती है प्लांट्स के लिए ये। तो वो जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर नहीं चलती। कैसे नहीं चलती, क्यों नहीं चलती, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली जो फोटो रेस्पिरेशन होती है ये C3 प्लांट्स में चलती है। ठीक है, वहां पर ये नुकसान, मतलब एक तरह से हम दिखा रहे हैं कि वो वेस्टफुल प्रोसेस है, तो वहां पर डिसएडवांटेज है। यहाँ पर एडवांटेज होगा क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर होगी ही नहीं। एंड फॉर्म्स अ परफेक्ट साइट फॉर CO2 टू बी कंसेंट्रेटेड। हम एक जगह पर CO2 को कंसेंट्रेट कर देंगे नियर रुबिस्को के पास, ताकि फोटो रेस्पिरेशन हो ही ना पाए। वहां पर मैं आपको बताऊंगी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल में। एंड गो अंडर C3 साइकिल, और फिर हमारी ग्लूकोज बनने की साइकिल वहां पर चलती है। जल्दी से करते हैं एक बारी शॉर्ट में। क्रैन्स एनाटॉमी क्या है? क्रैन्स एनाटॉमी वहां C4 प्लांट्स में देखी जाती है, और क्या देखा जाता है कि बंडल शीट के अराउंड मीजोफिल सेल्स एक के बाद एक कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें मीजोफिल सेल्स डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के मीजोफिल सेल्स वहां पर रिंग फॉर्मेशन या फिर रेथ फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमें देखना है दूसरा, मतलब जो यहाँ पर एक मॉर्फोलॉजी है, बेसिकली एनाटॉमी है, दैट इज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। इन प्लांट्स के अंदर दो तरह के डाइमॉर्फिक, मतलब दो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। दो अलग अलग तरह के कहा? एक बंडल शीट में और एक मीजोफिल सेल्स में। देखते हैं जल्दी से क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। देखिए, मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रैनल होते हैं। ग्रैनल का क्या मतलब है? हमने पढ़ा है जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रैना होते हैं, लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये होते हैं ग्रैना, सबको ग्रैना बोलते हैं एक साथ। तो ये ग्रैनल होते हैं, मतलब यहाँ पर ग्रैना प्रेजेंट होगा, इस तरह से ग्रैना प्रेजेंट होगा। बट बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीट के पास जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीट के पास पहली चीज तो क्लोरोप्लास्ट होंगे, और ये थिक वॉल्ड होंगे, इम्परवियस टू गैसेस होंगे। इनके पास जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो ए ग्रैनल होंगे। क्या होंगे? ए ग्रैनल, मतलब कि इनके पास ग्रैना नहीं बनते हैं। इस तरह से थाइलाकॉइड अकेले प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यह है ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, हमें पता है कि जो PS1 और PS2 है, मतलब PS1 तो छोड़ो, पर PS2 हमने ये पढ़ा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ अप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट हो सकते हैं। अप्रेस्ड मतलब जो पिचकी हुई जगह होती है, बीच की जो जगह है, सिर्फ वहां प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ग्रैनल वाले में तो अप्रेस्ड रीजन होता है, बीच की जगह होती है, तो वहां पर PS2 प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर PS2 होगा, और PS1 तो कहीं पर भी हो सकता है, तो PS1 भी होगा। बट उसी जगह पर ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में, जहां पर ग्रैना है ही नहीं, स्टैक फॉर्मेशन है ही नहीं, अप्रेस्ड रीजन ही नहीं है, अप्रेस्ड रीजन नहीं है, तो PS2 होगा ही नहीं। PS1 कहीं पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ PS1। ठीक है, यही लिखा हुआ है, बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट, ओनली PS1 प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों PS1 एंड PS2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोराइलेशन चलेंगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों चलेंगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक वाली चलेगी, नॉन साइक्लिक यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। ओके, ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स, और यहाँ पर ओनली साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स। ठीक है, नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड, क्योंकि दोनों चल रही हैं, तो नॉन साइक्लिक में क्या निकलता है? NADH, ATP एज वेल एज ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी, ATP भी बनेगी, NADH भी बनेगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, ATP, NADH, ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। वहां पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगी, NADH और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ PS2 बना सकता है। ठीक है, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीजोफिल सेल्स में, C4 प्लांट के मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एब्सेंट होता है, रुबिस्को नहीं प्रेजेंट होगा, रुबिस्को होगा ही नहीं। C3 साइकिल मीजोफिल सेल्स में चलेगी ही नहीं, पर बंडल शीट में प्रेजेंट होता है, तो C3 साइकिल कहां चलेगी? इसका मतलब पहले ही पता चल जाना चाहिए हमें, C3 साइकिल हमारी बंडल शीट में चलेगी। ओके, नाउ ये दो चीजें अगर हमें क्लियर हैं, तो आगे का जो प्रोसेस है, जो हमारी मेन साइकिल है C4 साइकिल, उसको समझने की मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं, बहुत ऐसा वाला काम। चलिए, ये साइकिल मैंने पहले से बना रखी है आप लोगों के लिए। ये है मीजोफिल सेल, ठीक है, जो बाहर कंसेंट्रिक लेयर्स में प्रेजेंट है,
और ये है अंदर वाला बंडल शीट सेल। दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और बीच में जहां से एक्सचेंज होता है चीजों का, प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो होगी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, CO2 प्लांट के अंदर आई, यहां नहीं आ सकती है। मैंने बताया था आपको बंडल शीट सेल क्या होते हैं, इम्परवियस टू गैसेस। ये इम्परवियस है बट ये नहीं है। मीजोफिल सेल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, किसके साथ, वो मतलब फिक्सेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाएगा, वो जुड़ जाएगी, कंबाइन हो जाएंगी, किसके साथ, पीईपी। पीईपी क्या है, देखिए यहीं पर लिखते रहते हैं, काम करते हैं छोटा छोटा। तो हमारा जो पहला एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है, ये हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर रहा है ना ये, CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है हमारे पास यहाँ पर, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, पीईपी, प्राइमरी एक्सेप्टर है हमारा। ये CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा। ये 3 कार्बन का होता है, इसके पास कितने कार्बन है, 3, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन, टोटल जब जुड़ेंगे कितने का बनाएगा, 4 कार्बन हो गए। तो यहां पर ये बनाते हैं 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है OAA। OAA क्या है, OAA हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और इसका पूरा नाम है ऑक्सैलो एसेटिक एसिड, ऑक्सैलो एसेटिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना पहला। अब इस स्टेप में ये जो पहला स्टेप चला है, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में हमें याद क्या रखना है, ये क्या हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई है या फिर कार्बोक्सिलेशन हुई है। और इस वाली कार्बोक्सिलेशन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि हम आगे एक और बार ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी, सबसे पहले होने वाली प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। और ये स्टेप एक एंजाइम की मदद से होता है जिसका नाम है पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पूरा नाम है पीईपी कार्बोक्सिलेज, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीईपी केज या फिर पीईपी को। एंजाइम का नाम है पीईपी केज या फिर पीईपी को। ओके, पेप को भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है पहला। अब ये प्रोडक्ट अपने आप को चेंज करेगा एक ट्रांसपोर्टेबल प्रोडक्ट में, मतलब कि इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, ये जो है मतलब ये यहां से निकल नहीं पाएगा, तो ये अपने आप को एक और अच्छी तरह से चेंज करता है और ये बना लेता है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। ज्यादातर मैलिक एसिड बनता है, पर कोई भी C4 एसिड बन सकता है। ठीक है, कोई भी C4 कार्बन का कोई भी एसिड यहाँ पर बन सकता है। ज्यादातर ये दोनों बनते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैलिक एसिड बना, इसको बनते हुए टाइम पर एक NADH हमें तोड़ना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। चलिए, अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मीजोफिल से बंडल शीट में। अब ये बंडल शीट में आ चुका है। बंडल शीट में आते ही ये मैलिक एसिड पाइरुवेट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, पाइरुवेट में। पाइरुवेट कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, मतलब 1 कार्बन यहाँ पर कम हुआ है, 1 कार्बन निकला है। क्या हुई है, डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। कार्बोक्सिलेशन नहीं, मतलब उसका उल्टा हुआ है बेसिकली, कार्बोक्सिलेशन CO2 का एडिशन, यहाँ पर वो रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये CO2 यहाँ पर रिमूव हो गया। इस रिमूवल के टाइम पर हमें NADH मिलता है, बन रहा है। ठीक है, तो एक जगह पर बन रहा है, एक जगह पे टूट रहा है, बात हो गई बराबर। ठीक है, यहां पर ये जो CO2 निकला, अब ये CO2 बंडल शीट में क्या करेगा, C3 साइकिल में अपने आप को चलाएगा, मतलब C3 साइकिल में जाकर एडिशन, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन कर देगा। यहां पर वापस से C3 साइकिल चलेगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि बंडल शीट में रुबिस्को होगा, तो यहां पर रुबिस्को प्रेजेंट होगा, यहां पर है ही नहीं, वहां पर कुछ हुआ भी नहीं है, यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट है, वो C3 साइकिल को चलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पाइरुवेट बन गया हमारे पास। अब ये पाइरुवेट वापस से मीजोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट होगा और रीजनरेट करेगा किसको, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को। इसको बार बार रीजनरेट करना जरूरी है, तभी साइकिल हर बार चल पाएगी। तो ये इसको वापस से जनरेट कर देगा। अब रीजनरेशन के टाइम पर हमारी ATP खर्च होती है, यहाँ पर 2 ATP खर्च होगी। ठीक है, और वापस से PEP बन जाएगा। सॉरी
तो एक साइकिल चलते हुए पूरी ये जो एक साइकिल यहाँ पर चली है पूरी की पूरी, पीईपी फिर ऑक्सैलो एसिटिक बना, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से पाइरुवेट, पाइरुवेट से वापस से पीईपी, इस पूरी साइकिल में हमारे 2 एटीपी खर्च हुए हैं बस, ना कुछ और बना है ना कुछ और कम हुआ है, बिकॉज ये दोनों तो एक तरह से नेट रिएक्शन 0 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी हमारे यहाँ पर खर्च हुए। उसके बाद इस CO2 की बात करते हैं। यहाँ पर अब हमारी बात करने वाली जो मैं आपको कह रही थी उस टाइम पे, रुबिस्को का जो हमने देखना है वो यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर रुबिस्को प्रेजेंट है, और रुबिस्को के बारे में आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि ये डुअल काम करता है, 2 काम करता है। एक तो ये कार्बोक्सिलेशन का काम करता है और दूसरा ये ऑक्सीजनेज का काम करता है। या तो कार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 को ऐड करेगा, या अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था बंडल शीट की जो सेल वॉल होती है उसके आर पार कोई गैसेस नहीं जा सकती, यहां पर ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहां पर ऑक्सीजन नहीं आ सकता। सोचो ना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमें किस तरह से बिल्कुल जुगाड़ लगा लगा के लाना पड़ रहा है प्लांट को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो ला ही नहीं रहा है ना, बेसिकली प्लांट ऑक्सीजन नहीं ला रहा है, तो रुबिस्को हमेशा कैसा काम करेगा, हमेशा कार्बोक्सिलेज का काम करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजनेज का काम कर ही नहीं पाएगा वो कभी भी, अगर उसका मन हो तब भी नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन चलेगी, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही पढ़ा है बेटा कि इट प्रिवेंट्स फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्या था, फोटो रेस्पिरेशन में जो रुबिस्को था वो कार्बोक्सिलेशन की जगह ऑक्सीजनेज जब वाला वर्क करने लगता है तो हमारी साइकिल दूसरी चलने लगती है, फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। और जब ऑक्सीजन यहाँ पर है ही नहीं, आएगी ही नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेज का एक्शन होगा ही नहीं, हमेशा कार्बोक्सिलेशन का होगा, और इस वजह से यहाँ फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं होती। एंड फॉर्म्स अ परफेक्ट साइट CO2 टू बी कंसेंट्रेटेड। हम देख रहे हैं यहाँ पर हम जितना चाहें उतना CO2 कंसेंट्रेट कर सकते हैं, हम बार बार साइकिल चलाते रहेंगे, CO2 का यहाँ पर एडिशन होता रहेगा, उतनी बार ये C3 साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। कंसेंट्रेटेड नियर रुबिस्को, बंडल शीट में रुबिस्को है, वहीं पर हम कंसेंट्रेट करते रहेंगे एंड गो अंडर C3 साइकिल, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट सबसे पहला एक्सेप्टर है, उसके बाद स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक, देन मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से पाइरुवेट, पाइरुवेट से रीजनरेशन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अच्छी एक चीज और, यहाँ पर भी एक एंजाइम यूज होता है आपका पाइरुवेट से सॉरी, जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है तो यहाँ पर भी एक एंजाइम मतलब यूज होता है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, व्हाइट से लिख देते हैं ताकि आपको नजर आए यहाँ पर। अच्छा व्हाइट तो यूज हो रखा है, ओके, ऑरेंज से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख रही हूं मैं PEP सिंथेटेज, एक और एंजाइम यहाँ यूज हो रहा है। तो यहाँ टोटल 2 एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, एक तो PEP केज जो कि कार्बोक्सिलेज, और एक PEP सिंथेटेज जो कि सिंथेसाइज करने में काम आएगा वापस से, ठीक है। तो ये आपकी पूरी साइकिल थी। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर हमारे 2 ATP लग रहे हैं, बन तो कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है, पर आगे जाके C3 साइकिल भी चल रही है, तो हमें C3 साइकिल में पता है कितनी ATPs लगती हैं, 3 ATPs हमारी लगती हैं, उसके बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, राइट, और साथ ही साथ 2 NADH लगते हैं। तो वही मैंने रिएक्शन आप लोगों के लिए यहाँ लिखी हुई है मतलब यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है। C4 साइकिल में कितना ATP लग रहा है यूज, 2 ATP। C3 में कितना लगता है, 3 ATP प्लस 2 NADH। क्योंकि एक बार तो चलेगी नहीं साइकिल ग्लूकोज बनाने के लिए, पूरी 6 टाइम हमें लगानी पड़ेगी, तो 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 ATP यूज होंगे एंड 12 NADH। यही चीज अगर मैं आपको बताऊं C3 साइकिल में, सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल में कितना होता था, तो C3 साइकिल का कितना आता था टोटल, 3 × 6 18 ATP एंड 2 NADH × 6 12 NADH। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन आता है, सुनिए, हम लोग देख पा रहे हैं कि C4 प्लांट्स में, ये C4 प्लांट है, अच्छा C4 प्लांट को C4 प्लांट क्यों कहा जाता है ये भी जल्दी से सुन लो। C4 क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बन रहा है, ठीक है, हालांकि इसमें C3 साइकिल भी चल रही है, बट क्योंकि पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का, इसलिए जितनों में भी ये चलेगा वो C4 प्लांट्स, ओके। चलिए अब मैं ये बता रही थी कि हम देख पा रहे हैं कि C4 प्लांट्स में कितना ATP और कितना ज्यादा NADH यूज हो रहा है, पूरे के पूरे 30 ATP लग रहे हैं, और C3 में कम लग रहे हैं, 18 लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, राइट, NADH का तो उतना ही है बराबर। अब यहाँ पर फिर भी NCERT में लिखा हुआ है कि C4 प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा एफिशिएंट हैं,
ऐसा क्यों लिखा गया है जबकि वो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं? बेटा ऐसा इसीलिए क्योंकि इन प्लांट्स में एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं अभी, वो नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, कभी भी एनर्जी का यूज नहीं होगा वेस्टफुल, ना ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कभी वेस्ट जाएगी। इस वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा प्रोडक्टिव है। जबकि C3 प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ 18 ATP लग रही है, बट वो 18 ATP भी कभी भी फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारी खा सकता है, NADH को यूज कर सकता है और ज्यादा, और उसके बाद भी हमारी जो CO2 है वो भी खर्च हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर लॉस होने के ज्यादा चांसेस हैं। इस वजह से C4 प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्टिव है और C3 उससे थोड़े कम प्रोडक्टिव। ओके, तो ये हमारी हो चुकी है C4 साइकिल। आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम परफेक्टली समझ में आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।